अरे हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, सीधे दुकान पर ही आता हूँ, बस 10 मिनट निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। इतना कहकर कायर फोन कट कर देता है। कायर के फोन रखते ही युग हैरानी के साथ कायर से पूछता है, क्या हुआ, क्या बोल रही थी बिंदु? यार वो दुकान का सिलेंडर खत्म हो गया, बस वही भरवाने ले जाना है। अच्छा। कायर वहां से निकलते हुए कहता है, चल कछुआ तू भी चल। क्या कहा? मैं भी चलूं? पर बिंदु ने तो तुझे बुलाया है। हाँ, पर सिलेंडर पकड़कर पीछे बैठने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब बिंदु बेचारी पकड़ पाएगी क्या? वाह, बिंदु बेचारी और मैं। चल ना यार, अब नाटक मत कर ज्यादा। चल, रास्ते में तुझे नाश्ता पानी भी करवा दूंगा। कछुआ खुश होते हुए कहता है, ये हुई ना बात, चल अब। इतना कहकर कछुआ और कायर वहां से निकलने लग जाते हैं। तभी अभिमन्यु उन दोनों को टोकते हुए कहता है, अरे रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी थोड़ा काम है। युग हैरानी के साथ कहता है, अब तू भी जा रहा है? हाँ यार, पर तू फिक्र मत कर, मैं रात को आता हूँ ना। चल ठीक है, पर रात को वक्त पर आ जाना, देर मत करना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। कायर, कछुआ और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद युग ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे में कुंडी लगाता है और अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। इस तरफ अमोदिता डरते डरते अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। अमोदिता के पैर कपकपाए जा रहे थे, पर युग को पाने की चाहत उसे ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ खींचे जा रही थी। अमोदिता खुद से बात करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। वो यक्षिणी हुई तो क्या हुआ, मैं भी सौदाइन हूँ। माँ ने मुझे मंत्र भी दिया है उस यक्षिणी से निपटने के लिए। मैं उससे नहीं डरती। मैं युग जी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। युग जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी, पाकर ही रहूंगी। यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ती जा रही थी और कुछ ही देर में वो ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगा हुआ था। अमोदिता कोठी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, युग जी सुनिए, हम आपका मोबाइल लाए हैं, आप अंदर ही है ना? कोई जवाब नहीं आता। युग जी जल्दी दरवाजा खोलिए, हम हैं अमोदिता, हम इंतजार कर रहे हैं आपका बाहर। अमोदिता 4-5 बार युग को आवाज लगाती है, पर वॉशरूम में होने के कारण युग दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो अंदर हैं भी या नहीं? कहीं यक्षिणी के डर के मारे वो कहीं चले तो नहीं गए, या फिर यक्षिणी ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? ऐसे ही न जाने कितने अनाप शनाप ख्याल अमोदिता के मन में आ रहे थे। अमोदिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई देती है। अमोदिता खुद से कहती है, लगता है युग जी की नींद खुल गई और उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली, तभी झट से दरवाजा खोल दिया। इतना कहकर अमोदिता दरवाजे को धीरे से धक्का मारती है। दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो अमोदिता शॉक्ड हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हॉल के अंदर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है। उसने सोचा था कि दरवाजे पर जरूर युग खड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। अमोदिता अपने मन को तसल्ली देने के लिए खुद से कहने लगती है, लगता है दरवाजा पहले से खुला हुआ था, बस मुझे ही लग रहा था कि ये बंद है। भला अपने आप दरवाजा कैसे खुलेगा? मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। इतना कहकर अमोदिता युग को आवाज लगाने लग जाती है, युग जी कहाँ पर हैं आप? कोई जवाब नहीं आता। कोठी के अंदर खामोशी छाई हुई थी। अब अमोदिता के अंदर का डर बढ़ने लग गया था। अमोदिता फिर युग को आवाज लगाती है, युग जी कहाँ पर हैं आप? कुछ तो बोलिए। सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। अमोदिता को लगने लगता है कि युग ऊपर वाले कमरे में है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता युग को आवाज लगाते हुए सीढ़ियां चढ़ते जा रही थी। युग जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? आवाज लगाते लगाते अमोदिता रूम नंबर 666 के सामने आकर रुक जाती है। जब उसकी नजर उस दरवाजे पर लगे ताबीजों पर पड़ती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो पसीने से तर हो जाती है। वो डरते हुए कहती है, ये तो वही कमरा है जिसके बारे में पापा उस दिन बात कर रहे थे। इसी के अंदर तो वो यक्षिणी कैद है। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि कमरे के अंदर से फिर कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर अमोदिता डर जाती है। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लग जाते हैं। वो देखती है कि रूम नंबर 666 के बगल में जो रूम था उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो भागते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाती है और हांफने लग जाती है। अमोदिता कमरे के अंदर पहुंचकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी
कि तभी उसकी नजर कमरे के अंदर रखे सामान पर पड़ती है। वो देखती है कि बेड के ऊपर एक शर्ट और लोअर रखा हुआ था और बेड के पास ही सूटकेस रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि जरूर ये युग का ही होगा। आखिर ये नया सूटकेस उसी का तो हो सकता था। अमोदिता सोचने लग जाती है, ये कपड़े युग जी के हैं। सबके बाल झड़ते हैं, फिर चाहे वो मर्द हो या स्त्री हो सकता है कि मुझे युग जी के बाल उनके कपड़ों में मिल जाए। यही सोचकर अमोदिता युग की शर्ट उठाने लग जाती है। वो जैसे ही युग की शर्ट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसको लगता है कि किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रही थी पर बढ़ा नहीं पा रही थी। अमोदिता अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड पकड़ते हुए कहती है, ये क्या, ये मेरा हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये क्या हो रहा है? अमोदिता ने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी पर वो शर्ट को छू नहीं पा रही थी। अगले ही पल उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है और वो कहती है कि कहीं ये सब वो यक्षिणी तो नहीं कर रही। हाँ, मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो, पर मैं तुमसे नहीं डरती। युग जी मेरे हैं और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं एक सौदाइन हूँ, सौदाइन, समझी तुम? इतना कहकर अमोदिता अपने राइट हैंड की मुट्ठी खोलती है जिसके अंदर राई के 5 दाने रखे हुए थे। अमोदिता वो मंत्र याद करने लग जाती है जो उसकी माँ ने उसे बताया था। क्या था वो मंत्र, क्या था? हाँ, याद आया। ओम हेम ह्रीम श्रीम हीम होम है ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पत्नामारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिकम खड़ेन हन 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 भजन भजन। इसके आगे क्या था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ओ माय, क्या था इसके आगे? अमोदिता आगे का मंत्र भूल गई थी। वो आगे का मंत्र याद करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी। कोई अमोदिता का हाथ और कसकर दबाने लग गया था। क्या था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद आ जा आगे का मंत्र। अमोदिता आगे का मंत्र याद कर रही थी कि तभी अचानक से उसके हाथों से 5 राई के दाने छूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। अमोदिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो चुप हो जाती है। जैसे उसके हाथ से राई के दाने छूटते हैं, उसको किसी ने उसकी कमर से पकड़कर उसे बेड पर लिटा दिया हो। अमोदिता बेड पर से उठने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। अमोदिता अपने हाथ पैर फड़फड़ाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अगले ही पल अमोदिता को महसूस होता है कि कोई उसके वक्ष को छू रहा है, कोई उसे अपने हाथों से सहला रहा है। अमोदिता डरते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ यक्षिणी? मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। तुम तो मर्दों के साथ वो सब करती हो ना। ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? देखो, छोड़ दो मुझे। अमोदिता को अपने तन बदन में एक अजीब सा स्पर्श महसूस होने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बदन को छू रहा हो, उस पर किस कर रहा हो, उसके शरीर के रोम रोम को दबा रहा हो। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यक्षिणी एक औरत के साथ भी ऐसा कुछ कर सकती थी। अमोदिता मन ही मन घबराते हुए कहती है, आज तो मैं गई, ये यक्षिणी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तुम क्या कर रही हो यक्षिणी मेरे साथ? एक स्त्री होकर एक स्त्री के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। छोड़ो मुझे, जाने दो। अमोदिता अपनी जान की गुहार लगा रही थी पर उस अदृश्य शक्ति पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उस अदृश्य शक्ति ने पूरी तरह अमोदिता को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा हुआ था। अमोदिता समझ गई थी कि अब वो नहीं बचने वाली, चाहे वो कितना भी चीख ले। वो यक्षिणी के चंगुल में फंस गई थी। अमोदिता अपनी आंखों के सामने अपनी आबरू को लुटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो लाज के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, वो अदृश्य स्पर्श जो उसे उसके तन बदन में महसूस हो रहा था वो होना बंद हो जाती है। जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने युग टाल लपेट कर खड़ा हुआ था। वो अभी अभी नहा कर निकला था। युग हैरानी के साथ अमोदिता से कहता है, अमोदिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये बताओ, मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई हो? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो युग जी, यहाँ पर ना कोई मेरे साथ।
अमोदिता ने इतना ही कहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो सोचने लग जाती है कि यदि मैंने युग जी को ये बताया कि यहाँ पर यक्षिणी मेरे साथ वो सब कर रही थी तो वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। युग जी मुझे पागल समझने लग जाएंगे। वो कभी एक पागल लड़की से शादी नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पागल समझे। युग अमोदिता को टोकते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? अमोदिता युग के बिस्तर पर से उठते हुए और उस पर बिछे गद्दे को हाथ लगाते हुए कहती है, वो युग जी मैं ना चेक कर रही थी कि ये गद्दा कैसा है, बड़ा ही मुलायम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। युग को अमोदिता की बातें बड़ी अजीब लगती हैं, पर वो इन सब पर ध्यान नहीं देता और अपना अगला सवाल अमोदिता की तरफ फेंक देता है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अमोदिता युग को उसका मोबाइल दिखाते हुए कहती है, वो आप ना कल अपना मोबाइल वहीं पर भूल गए थे तो वही देने आई हो। युग मोबाइल को देखते हुए कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो परेशान हो जाता अपना मोबाइल ढूंढते ढूंढते। इतना कहकर युग अपना मोबाइल लेने के लिए अमोदिता के पास जाने लग जाता है। तभी अमोदिता अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद करने लग जाती है और शर्माने लगती है। युग सोचने लग जाता है कि यह अमोदिता अचानक से शर्माने क्यों लगी। तभी उसका ध्यान उसके शरीर पर जाता है और उसे याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस टॉवेल लपेटा हुआ था। युग अपने सीने को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, अरे सॉरी। इतना कहकर युग जल्दी से बेड के पास रखे उसके सूटकेस को खोलता है और उसमें से अपने कपड़े निकालता है और वापस वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। अमोदिता सोचने लग जाती है, यही सही मौका है युग जी के कपड़ों में उनका बाल ढूंढने का। अमोदिता बेड के ऊपर ही रखे युग के शर्ट लोअर उठाती है और उसके अंदर युग का बाल ढूंढने लग जाती है। कहाँ पर है युग जी का बाल, मिल जा मिल जा मिल जा, कहाँ है? यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता युग का बाल ढूंढ रही थी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि उसे शर्ट के ऊपर एक बाल मिल भी जाता है। अमोदिता उस बाल को शर्ट में से निकालते हुए कहती है, मिल गया। जैसे ही अमोदिता उस बाल को अपने हाथ में पकड़ती है, युग वॉशरूम से कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो अमोदिता? अमोदिता घबराते हुए कहती है, वो युग जी, वो ये कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा घड़ी करके रख देती हूँ, पर इनमें से तो पसीने की स्मेल आ रही है। आपने इन्हें धोया नहीं है क्या? अरे धोने के लिए तो निकाले थे और स्मेल आना बनता है, इन्हें वो कायर। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं युग जी, मैं धो देती हूँ ना आपके कपड़े, और भी कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं फटाफट धो दूंगी, वो भी एकदम चकाचक। अरे नहीं अमोदिता, मैं धो लूंगा, और मुझे ना मेरे काम खुद करना पसंद है, ना कि किसी और से करवाना। अमोदिता फुसफुसाते हुए कहती है, पर मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं भी तो आपकी अपनी ही हूँ ना, आपकी होने वाली पत्नी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, ये लीजिए आपका मोबाइल। अमोदिता ने युग को अपना मोबाइल देते हुए कहा। युग अमोदिता के हाथ से अपना मोबाइल ले लेता है। अच्छा अब मैं जाऊं युग जी, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है जाओ। अमोदिता वहां से जाने ही लग जाती है। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी युग उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट रुको, एक काम करो, अपना नंबर देते हुए जाओ। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, क्या कहा? मेरा नंबर? पर क्यों युग जी? अरे बड़ी माँ और घर में बाकी सबका हालचाल पूछने के लिए। अब मेरे पास तो किसी का नंबर है नहीं, ना ही बड़े पापा को कॉल कर सकता हूँ, तो तुम ही मेरी बात करा दिया करना और सबका हालचाल बताते रहना। ये बताओ व्हाट्सएप चलाती हो या नहीं? अगर नहीं चलाती हो तो आज ही इंस्टॉल कर लो, मेरी वीडियो कॉलिंग पर बड़ी माँ से बात भी करा दिया करना। हाँ चलाती हूँ ना युग जी, लिखिए हमारा नंबर 9893 अमोदिता युग को अपना नंबर दे देती है। अमोदिता अपने आप पर गर्व करते हुए कहती है, हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, आप भूल रहे हैं? हमने ANM का कोर्स किया है, पढ़े लिखे हैं हम भी। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ याद दिलाया। अब तुम्हारा नंबर अमोदिता सिस्टर के नाम से सेव कर देता हूँ। अरे नहीं, सिस्टर के नाम से नहीं। क्यों, क्या हुआ? सिस्टर के नाम से क्यों नहीं? वो कोई हमें सिस्टर बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप ना एक काम कीजिए, हमारा नंबर अमोदिता नर्स के नाम से सेव कर लीजिए। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ये कर दिया तुम्हारा नाम अमोदिता नर्स के नाम से सेव। अब ठीक है? हाँ ठीक है। युग को अपना नंबर देने के बाद अमोदिता वहां से चली जाती है।
इस तरफ रजनी अपने कमरे में थी और बड़े प्यार से अपने हाथों के नाखूनों में रेड नेल पॉलिश लगा रही थी। रेड रंग की ही साड़ी उसने पहन के रखी हुई थी। अपने हाथों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने के बाद वो अपने पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। वो अपने लेफ्ट पैर की चीटी उंगली के नाखून से नेल पॉलिश लगाते हुए अंगूठे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली तक नेल पॉलिश लगाई ही थी कि वो रुक जाती है। रजनी नेल पॉलिश की बोतल को फर्श पर रख देती है। रजनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो सी गई थी, कुछ याद कर रही थी। देखते ही देखते उसकी लेफ्ट आई में से एक आंसू निकलता है और सीधा उसके लेफ्ट पैर के अंगूठे के ऊपर गिर जाता है। जब वो आंसू उसके अंगूठे पर गिरता है तो वो देखती है कि उसके अंगूठे पर नाखून नहीं था। उसके अंगूठे पर बस मांस था, नाखून नहीं, जिसके कारण वो अपने अंगूठे पर नेल पॉलिश नहीं लगा सकती थी। रजनी बड़े प्यार से अपने अंगूठे पर हाथ फेरने लग जाती है। रजनी की आंखों में आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस अंगूठे के नाखून ना होने के पीछे कोई काला अतीत छुपा हो, एक ऐसा अतीत जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया। रजनी बैठी ही हुई थी कि तभी उस कमरे के अंदर हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे पलटी तो देखती है कि उसके पीछे अमोदिता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। रजनी अपनी जगह पर से खड़े होते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू कब आई? और ये बता, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, वो तो अपनी सुध-बुध खोकर खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता अपना हाथ सामने करते हुए उसकी मुट्ठी खोलते हुए कहती है, लाई हूँ ना माँ, ये रहा। रजनी अमोदिता की हथेली पर से वो बाल उठाते हुए कहती है, शाबाश, मुझे पूरा यकीन था कि तू युग का बाल जरूर लेकर आएगी। आखिर तू मेरी तो बेटी है, एक सौदाइन की। इतना कहकर रजनी उस बाल को एक सफेद कागज के अंदर लपेटकर अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी लॉक करके जब वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि अमोदिता अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी जैसे बाल देते वक्त थी। रजनी अमोदिता के पास जाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू ठीक तो है ना? जब से आई है कुछ खोई खोई सी लग रही है। तेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में कुछ हुआ है क्या? अमोदिता बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में। रजनी भिन्नाते हुए कहती है, ये तू पहेलियां क्यों बना रही है? सीधे सीधे बता ना क्या हुआ है। अमोदिता एक ही सांस में रजनी को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में हुआ था। अमोदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ, वो यक्षिणी तो बहुत ही घटिया औरत है। वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ती। वो तो मेरे साथ भी संभोग करना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ युग जी सही वक्त पर आ गए, वरना आज तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। ये तो क्या बकवास कर रही है? भला एक औरत दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकती है? तू पागल हो रही है क्या? मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगी। तुमको मुझे पागल समझना है तो समझो, पर मैं सच कहती हूँ। उस कोठी में कोई तो था जो मुझे छू रहा था, और ऐसी ऐसी जगह कि मुझे तो तुमको बताने में भी शर्म आती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अमोदिता, हो सकता है कि यक्षिणी ने तेरे साथ ऐसा इसलिए किया हो ताकि तू युग पर डोरे ना डाले। युग एक मर्द है और